India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया हलफनामा। यूपी सरकार ने कहा आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी का किया गया विरोध। पुलिस ने कहा गवाहों को दी गई सुरक्षा, बुधवार को है बेल पर सुनवाई। झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। झारखंड सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पार्टी बनाया गया। वादी ने कहा ट्रिपल टेस्ट के तहत आयोग का गठन हो। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय हड़ताल में शामिल नहीं हो सकते। केरल हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल होने पर लगाई रोक। सरकार को प्रतिबंध लगाने का दिया निर्देश। बुलीबाई सुली डील मामले में दोनों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने दी मानवीय आधार पर जमानत। कोर्ट ने कहा पहले अपराध है। India Legal presents Courts Roundup. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर यूपी सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। यूपी सरकार ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करते हुए यूपी सरकार ने पीड़ित परिवारों के आरोपों से इंकार किया है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में इस बात से पूरी तरह से गलत बताया है कि यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को आगे सुनवाई हुई। इस दौरान यूपी सरकार ने कहा कि उसने मिश्रा की जमानत अर्जी का विरोध किया था। याचिकाकर्ता का यह आरोप पूरी तरह गलत है कि सरकार ने अर्जी का प्रभावी ढंग से विरोध नहीं किया। वहीं यूपी पुलिस ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि राज्य सरकार ने लखीमपुर खीरी केस के गवाहों और पीड़ितों के परिजनों की सुरक्षा के सारे इंतजाम किए हैं। सभी गवाहों से उनकी सुरक्षा को लेकर नियमित संपर्क भी किया जा रहा है। यूपी सरकार ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करते हुए यूपी सरकार ने पीड़ित परिवारों के आरोपों से इनकार किया है। यूपी सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा में एक गवाह पर हमला करने के आरोपों से भी इनकार करते हुए कहा है कि होली पर रंग फेंकने को लेकर हुए निजी विवाद को लेकर गवाह पर हमला हुआ था। यूपी सरकार ने कहा है कि आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला संबंधित अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये भी कहा था कि राज्य सरकार सभी गवाहों को सुरक्षा दे। सीजेआई ने यूपी सरकार के वकील से पूछा था कि गवाह पर हमले का क्या मामला है, आप गवाह संबंधी सारी जानकारी हलफनामे में दीजिए। पीड़ितों की ओर से दुष्यंत दवे ने कहा था कि हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देते समय नियमों की अनदेखी की है। आदेश में कहा गया था कि किसी को गोली नहीं लगी, जबकि तथ्य इससे बिल्कुल उलट है। आशीष मिश्रा को दी गई जमानत के खिलाफ पीड़ित परिवारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय शीर्ष अदालत के दिशा निर्देशों की अवहेलना की। पिछले वर्ष 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी जिले की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 4 किसान एक एसयूवी द्वारा कुचले जाने के बाद मारे गए थे। ये एसयूवी कथित तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के काफिले का हिस्सा थी।
आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बीते दिनों जमानत मिली थी। जमानत मंजूर होने के बाद ही मृत किसानों के परिजनों ने जमानत का विरोध किया था और इस आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड सरकार अगले 1 से 2 महीने बाद राज्य में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में है। सरकार ओबीसी आरक्षण लागू किए बगैर ही इस दिशा में आगे बढ़ने को तैयार है। इधर आजसू पार्टी ने बगैर ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित किए चुनाव कराने का विरोध किया। इसे लेकर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। वहां उन्होंने याचिका दाखिल कर दी है। इसमें पंचायत चुनाव में आरक्षण सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। झारखंड सरकार बगैर आरक्षण के ही चुनाव कराना चाहती है। याचिका में झारखंड सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार को भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्टिंग कराने के लिए कमेटी का गठन करना चाहिए। आजसू नेता और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने झारखंड के पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें झारखंड सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पार्टी बनाया गया है। दायर याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर पंचायत चुनाव कराना चाहती है। याचिका में उन्होंने मांग की है कि पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट के तहत एक आयोग का गठन हो, जो पिछड़ा वर्ग का इंपीरियल डाटा इकट्ठा करे और इसी आधार पर पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। आजसू नेता ने इस मामले में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया। झारखंड में 50% पिछड़ा वर्ग की आबादी है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने अपने अपने राज्यों में पंचायत चुनाव कराने पर रोक लगा दी और ट्रिपल टेस्टिंग के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। झारखंड सरकार को भी वहां की तरह पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्टिंग कराने के लिए कमेटी बनानी चाहिए। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। उनकी ओर से याचिका में झारखंड सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर पंचायत चुनाव चाहती है। ट्रिपल टेस्ट के तहत कमीशन गठन कर पिछड़ा वर्ग का इंपीरियल डाटा इकट्ठा करना है और इसके आधार पर पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान लागू करना है। याचिका में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि आदेश के आलोक में राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्टिंग कराने के लिए कमेटी का गठन करना जरूरी है। इस उद्देश्य के बाद ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने अपने अपने राज्यों में पंचायत चुनाव कराने पर रोक लगा दिया और ट्रिपल टेस्टिंग के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है। झारखंड में पिछड़ा वर्ग की आबादी 55% है। झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना ही पंचायत चुनाव कराना चाह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा उस जनहित याचिका को खारिज करने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कोडवा समुदाय और जुमा के दौरान धारकों को शस्त्र अधिनियम के तहत आवश्यक अग्नि यात्रों को ले जाने और रखने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट देने की सरकारी अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सेना के पूर्व अधिकारी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया। ये छूट कुर्ग जाति या कोडवा समुदाय और कुर्ग में प्रत्येक जुम्मा कार्यालय धारक को दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा 29 अक्टूबर 2019 को जारी छूट अधिसूचना में कहा गया कि वर्ग से किसी भी कुर्ग व्यक्ति और जुमा कार्यकाल धारक द्वारा हथियार या गोला बारूद लाया जा रखा है और यहां कुर्ग जिले में रहने वाला या बाहर यात्रा करने के दौरान छूट दी गई। वो एक राइफल के लिए 100 राउंड गोला बारूद के साथ अधिक और स्मूथ बोर ब्रीच जो है या फिर मजल लोडिंग गन में 500 कारतूस से अधिक ना हो या सीसा और बारूद के बराबर हो।
याचिकाकर्ता के अनुसार अधिसूचना जाति, वर्ग और पैतृक भूमि के कार्यकाल के आधार पर भेदभाव पैदा करती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अधिसूचना शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 41 के तहत जारी की गई है और अधिनियम के तहत कोई भी छूट केवल जनहित में दी जा सकती है। हालांकि किसी भी तर्क का उल्लेख नहीं किया गया है और अधिसूचना भी शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 41 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के अनुसार जो लोग एक ही क्षेत्र में रहते हैं, उनकी संस्कृति समान है, उन्हें कोई छूट नहीं दी गई है, क्योंकि वो ना तो कुर्ग समुदाय से संबंधित है और ना ही उनके पास अब जुमा की जमीन पर कब्जा है। पीठ ने आगे कहा कि शस्त्र अधिनियम की धारा 41 के तहत कुर्ग जाति और जुमा कार्यकाल धारक के व्यक्तियों को प्रदान की गई छूट भारत के संविधान अनुच्छेद 14 के तहत उचित वर्गीकरण की कसौटी पर खरी उतरती है और 29 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना पर सवाल उठाने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इधर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई हत्या आरोपी पहलवान सुशील कुमार की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि सुशील छत्रसाल स्टेडियम में हुई हत्या में सरगना है, उसका स्टेटस हाई प्रोफाइल है, इसलिए वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही पुलिस ने जमानत दिए जाने पर गवाहों के लिए जान से खतरे की आशंका भी जताई। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि केस के गवाह सुशील और उसके साथियों से डरते हैं। इस केस के एक गवाह ने अदालत में सुरक्षा की मांग भी की। सुशील कुमार इस समय सागर धनखड़ हत्या मामले में न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने यह भी कहा कि उसे जमानत दी जाती है तो वो फरार भी हो सकता है। पुलिस ने यह भी कहा कि इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होनी बाकी है। पुलिस ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि पहलवान सुशील के मामले पे निचली अदालत में आरोपों पर बहस सुनने के लिए 25 अप्रैल को करेगा, इसलिए सुशील कुमार को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस के अनुसार सुशील कुमार ने हरियाणा और दिल्ली के आदमियों और हथियारों का इंतजाम किया और फिर पीड़ितों को अगवा कर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने कहा कि इस केस में अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी आरोपियों की छानबीन की जा रही है। पुलिस ने कहा कि आरोपी सुशील कुमार काफी प्रभावशाली और हाई प्रोफाइल व्यक्ति जो गवाहों से धमकी दे सकता है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। सुशील कुमार पर आरोप है कि उन्होंने 4 मई 2021 की रात को अपने साथियों के साथ दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के अंदर जाकर सागर धनखड़ का अपहरण करके उसे पीटा। इस पिटाई से सागर के अस्पताल में मौत हो गई और पुलिस ने इस मामले में सुशील कुमार को 23 मई को गिरफ्तार कर लिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने विवादास्पद सुली डील्स के क्रिएटर के साथ साथ बुलीबाई केस के आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर और नीरज बिश्नोई को जमानत दे दी है। जमानत देने का कारण बताते हुए अदालत ने माना कि अपराधी ने पहली बार अपराध किया है और लगातार जेल की अवधि उनकी भलाई में बाधा उत्पन्न करेगी। बुलीबाई सुली डील ऐप में महिला पत्रकार और मुस्लिम समुदाय की मशहूर हस्तियां जो सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हैं, उनको सार्वजनिक रूप से नीलाम किया गया था और अपमानित करने के लिए खराब तरीके से उन्हें पेश किया गया था। मानवीय आधार पर जमानत देते हुए और ये देखते हुए कि आरोपी पहली बार अपराधी है, अदालत ने माना कि दोनों छात्र हैं जिनको लगातार जेल में रखना उनके भविष्य के लिए हानिकारक होगा। साथ ही अदालत ने कहा कि आरोप पत्र दायर किया गया था और जांच में कोई कमी नहीं देखी गई है। अदालत ने कहा कि वो आरोपियों पर कड़े प्रतिबंध लगा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को न धमकाए। इसके अलावा आरोपियों को निर्देश दिया गया है कि वो मामले में किसी भी तरह के संपर्क से दूर रहें या किसी गवाह को प्रभावित ना करें। उन्हें हर समय अपने मोबाइल फोन को चालू रखने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा उनसे पूछे जाने पर जांच अधिकारी को अपना वर्तमान स्थान प्रदान करने के लिए कहा गया है। 1 जनवरी 2022 को जिटहब प्लेटफॉर्म पर एक एप्लीकेशन सामने आया जिसमें लगभग 100 मुस्लिम महिलाएं जो पत्रकारिता और नागरिक समाज की प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उक्त प्लेटफॉर्म पर अपनी छवियां और प्रोफाइल को देखा। इसमें उनकी बोली लगाई गई थी। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि सुली डील्स के नाम से एक समान एप्लीकेशन 2020 में सामने आया था जिसमें कई मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें नीलामी के लिए लगा दी गई थी। तो वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और लोक सेवा आयोग से सभी सरकारी नियंत्रित प्रतिष्ठानों और संस्थानों ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सदस्यों के लिए रोजगार में आरक्षण की मांग वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। जनहित याचिका में कहा गया कि महाराष्ट्र राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के प्रति अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है। याचिका नालसा बनाम
UOI में 2014 के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के गैर क्रियान्वयन पर सवाल उठाता है, जिसके माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई है और उन्हें भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकारों को विस्तार किया गया। फैसले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के वर्ग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में शामिल करना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत उनका मौलिक अधिकार है। याचिकाकर्ता संगठनों ने कहा कि उन्हें राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार हासिल करने की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को जनहित याचिका में महाराष्ट्र के ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड को एक पक्ष के रूप में जोड़ने का निर्देश भी दिया। याचिका में कहा गया कि आजीविका के अधिकार से वंचित जो अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में उनके लैंगिक पहचान के कारण रोजगार से वंचित कर दिया गया है। वहीं केरल हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ चल रही 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेने से रोक दिया। साथ ही राज्य सरकार को विरोध को कानूनी प्रक्रिया के रूप में न मानने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी शैली की एक खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों की चल रही हड़ताल अवैध है और राज्य को निर्देश दिया है कि इसे प्रतिबंधित करने के निर्देश को जारी करे और कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल में भाग नहीं लेगा। यह घटनाक्रम अधिवक्ता वी साजिद कुमार के माध्यम से दायर एक याचिका में हुआ। इसमें सरकार को 28 और 29 मार्च की आम हड़ताल के दिनों में सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने और उन कर्मचारियों के खिलाफ सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई, जो इससे दूर रहते हैं। केरल सेवा नियमों के भाग 1 के नियम 14A के अनुसार हड़ताल में भाग लेने के कारण किसी अधिकारी की अधिनिकृत अनुपस्थिति की अवधि को मृत गैर माना जाएगा। ऐसा अधिकारी उस अवधि के लिए वेतन और भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा और अर्जित अवकाश की स्वीकार्यता के लिए भी गिना नहीं जाएगा। याचिकाकर्ता ने जारी हड़ताल को असंवैधानिक घोषित करने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि एक डिवीजन बेंच ने पहले हड़ताल के दिनों में छुट्टी और वेतन के साथ अनुपस्थिति को नियमित करने के आदेश को रद्द कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य को उपस्थिति रजिस्ट्रार का सत्यापन करने और कानून के अनुसार इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमेजन प्राइम वीडियो की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को अंतिम अग्रिम जमानत दी। अपर्णा कथित तौर पर वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवताओं का अपमान करने के खिलाफ लखनऊ में दर्ज एक प्राथमिकी का सामना कर रही है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की खंडपीठ ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया और परिणाम स्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष के अनुसार वेब सीरीज में कुछ अभिनेताओं ने भगवान को चित्रित करने वाले कुछ दृश्यों को बहुत ही अपमानजनक तरीके से डाला गया है, जिससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। आवेदक के वकील का तर्क था कि उसका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये भी तर्क दिया गया कि आवेदक के न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है और इसलिए वो न्यायालय से अंतरिम सुरक्षा की हकदार है। आवेदक के वकील की दलीलों को देखते हुए अदालत ने जमानत दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में शामिल आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में सक्षम न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 173 के तहत उसके 50,000 रुपए का व्यक्तिगत बांड भरने और इतनी ही राशि को 2 जमानतदार पेश करने की शर्त पर और संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी की संतुष्टि के अनुसार अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए। हाल ही में लखनऊ की एक अदालत ने पुरोहित को विदेश यात्रा की अनुमति दी थी। पुरोहित ने अपने माता पिता से मिलने के लिए दुबई यात्रा करने की अनुमति मांगने के लिए अपने आवेदक के साथ ही लखनऊ कोर्ट का रुख किया था। दरअसल आवेदक के माता पिता अस्वस्थ थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पिछले साल के आदेश के मद्देनजर आवेदन दिया गया था, जिसमें उसे अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने के लिए कहा गया था। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.